नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। मौजूदा इस वक्त सूरत हाल, इस वक्त सियासी मुआशी बहरान तो अपनी जगह, लेकिन आइनी बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ गए और देखने को अगर ये आए तो इस वक्त वो डेमोक्रेटिक क़ुव्वतें जिनमें पार्लियामेंट आता है, जिनमें एग्जेक्टिव आता है, इवन कि जुडिशरी आता है, और इनके दरमियान, इन डेमोक्रेटिक एंड इंसाफ के इन इदारों के दरमियान आइन की पामाली नज़र आ रही है। मुबैना तौर पर, कहा था ना, मुबैना तौर पर। ज़ाहिर है फैसला तो दलाइल तो बहुत से हैं, लेकिन ये तीनों इदारे आइन की पामाली करते हुए नज़र आ रहे हैं, इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब देखना ये है कि एक तरफ 3 रुकनी बेंच हो या 8 रुकनी बेंच हो, स्ट्रेट अवे हुकूमत कह देती है कि जी ये मुतनाज़ा बेंच है, हम इनके फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं, चलें भाई। दूसरी तरफ पार्लियामेंट कह देती है कि हम इनके फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। तीसरी तरफ पार्लियामेंट के कानून साजी को जो है वो जुडिशरी में मौजूद ये बेंच जो है वो 8 रुकनी बेंच जो है वो उसको रिग्रेट कर देता है। तो अगर ये बेंच, और सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आ रही है, तो अगर ये बेंच एक्शन पे एक्शन ले रहा है, कभी स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के उनको ऑर्डर पास कर रहा है, कभी सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया जा रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया जा रहा है, कभी हुकूमत को ऑर्डर किया जा रहा है, तक पहुंची है कि चीफ जस्टिस और उसके चैम्बर पे इंटेलिजेंस के जो ओहदेदारान हैं, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसमें ISI के चीफ, वो मुलाकात करते हैं। आया ये मुलाकात सही है? चीफ जस्टिस को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? लेकिन यहाँ मेरे सवालात का कंक्लूजन ये होगा कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस की जिनके ऊपर रेफरेंसेस आ गए हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं, इन 8, पहले 4 और फिर 8 वो रेफरेंसेस दाखिल कर दिए गए, तो मौजूदा चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं, 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं, जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं, उनकी बेंच को मुतनाज़ा कह के हुकूमत उनके फैसले को मुस्तरद कर रही है, पार्लियामेंट उनके फैसले को मुस्तरद कर रही है। तो ऐसी और दूसरी सूरत हाल में ये बेंच एक्शन पे एक्शन लिए जा रहा है, तो आगे फैसला होगा क्या? अगर कल फ़र्ज़ कीजिए तौहीन अदालत के केस में ये बेंच वज़ीर आज़म को नाअहल करती है और काबीना ये कहकर कि हम इस बेंच के फ़ैसले को मानते नहीं हैं, पार्लियामेंट ये कहकर कि हम इस बेंच के फ़ैसले को मानते नहीं हैं, और वज़ीर आज़म अपना काम करते रहें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या कौन से लोग हैं जिनके ज़रिए वो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? फिर आएगी बात कि जी फ़ौज को बुलाया जाए। फ़ौज, आर्मी चीफ का पार्लियामेंट में खड़े होकर आइन, कानून और अवाम के साथ और पार्लियामेंट के साथ ये एग्ज़ार यकजहती बहुत वाज़ेह मैसेज दे चुका है। अब सवाल ये है कि फ़ौज भी तो ताबे है डिफेंस सेक्रेटरी के ज़रिए एग्जेक्टिव के, तो होगा क्या इस सिलसिले में? जो सिलसिले चल रहे हैं इस पर बहुत अहम हमारे साथ मेहमान हैं उनसे। और दूसरी तरफ एक और बात कि बार कौंसल्स ने धमकी दे दी है, बल्कि शुरू कर दिया उन्होंने कि जो लॉ बनाया था पार्लियामेंट में, कहा जाता है उनका इख्तियार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे लॉ बनने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो जिस तरह मैंने कहा कि इख्तियारात से बाहर रह के आइन के मामलात में इस तरह की लड़ाई जारी है कि हर आदमी ये कहता है कि ये मेरी जुरिडिक्शन है, हालांकि आइन ने सबकी जुरिडिक्शन दी हुई है और वो महदूद दी हुई है। तो इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब शाह खावर साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ एहसन बून साहब होंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा एहसन बून साहब से पूछ लेता हूँ कि एहसन बून साहब, ये आप इन तमाम सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं
और फिर आपका मैंने एक जगह देखा कि आपने और बार कौंसल्स ने और बार एसोसिएशन ने ये ऐलान किया है कि आप उस बिल के साथ खड़े हैं जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है और आप समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। तो मौजूदा सूरत हाल को भी ज़रा हमें बताएं और बार एसोसिएशन और बार कौंसिल क्या करने जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, इस पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम मुल्क की बार काउंसिलें पिछले 2 डेकेड से ज़्यादा हो गया ये मुतालबा कर रही थी कि 184(3) के नीचे राइट ऑफ अपील दिया जाए, क्योंकि लास्ट कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पार्टीज की फेट जो है वो फॉर ऑल टाइम टू कम सील हो जाती है। तो लिहाजा एक फोरम एट लीस्ट होना चाहिए जहां अपनी सुनवाई हो सके, अपनी शिकायत, अपनी नालिश कर सके। दूसरी बात ये थी कि हम शुरू से ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 10 में भी अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो जाए तो उसमें ये एक गारंटी है कि वो काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस जो है उसको रिप्रेजेंट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो सूरत नहीं। यहाँ पे हमारे रिव्यू के केस में रूल्स के नीचे चेंज ऑफ काउंसिल की नहीं है। ये भी बार काउंसिलों का 2 से ज्यादा दाइयों से। इसी तरह हमारा शुरू से वी हैड बीन क्लैमरिंग कि जब हम एक अर्जेंट केस फाइल करते हैं तो वो पहले एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन में अर्जेंट हेयरिंग हो जाए, बाकी उसके बाद अगर इंटरम भी मिल जाता है वो जितनी देर भी रहे कम से कम प्रीलिमिनरी हेयरिंग हो जाए। इसी तरह हमारे ये रेजोल्यूशन यूनानिमस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हमने कल अपनी ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल की जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये सारा जो हिस्ट्री थी वो पड़ी, थ्रैश आउट की। हमने कहा कि एक 5 मेंबर की कमेटी बनाए जो जजेस की बेंचेस के हवाले से, केस की फिक्सेशन के हवाले, सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से ये डिसाइड करे ये केस होना है, और वो सारे मुतालबात और एक राइट ऑफ अपील प्रीवियसली जो अफेक्टेड पार्टीज को मिल गया। तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई भी कोर्ट, मैं समझता हूं कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब उमर साहब बंदयाल साहब हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, वो शफीक हैं, एक ईमानदार जज हैं। उनका बतौर एक जज के कैरियर बड़ा शानदार रहा है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी 5 माह बाद अल्लाह उन्हें सेहत और जिंदगी दे रिटायर होकर घर चले जाए। अगर हुकूमत ने एक अदारे को हमारी डिमांड पे वकला की पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया है तो मैं समझता हूं को अना को साइड पे रख के अदारे की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए काम किया जाए। और इसी तरह ये मैं अर्ज करूंगा कि अगले भी, इनके बाद भी चीफ जस्टिस आने हैं, ये नहीं है ये अदारा यहाँ पे रहना है, जज साहिबान आते जाते रहने हैं। अब बार बार बात करते हैं जी टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर गलत टाइमिंग पे भी एक अच्छा लॉ बन जाए तो इसमें कौन सी खराबी है। मैं कल हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल की सारी, मैं एक खास आपके बात करूंगा आपके तवसत से। देखें, एक सूबे में एक वजीर आला होता है और मेजॉरिटी को सूबे को रिप्रेजेंट करता है। वफाक का एक ही नुमाइंदा होता है जो इलेक्टेड है, वो रिप्रेजेंट करता है। और हमारी ऑल दी 5 प्रोविंशियल बार काउंसिल इंक्लूडिंग इस्लामाबाद बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल के सारे वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान के टोटल जो 14 हाई कोर्ट के बेंचेस हैं उनमें से 11 मौजूद थे, 11 वहां मौजूद थे। और मैं आज एक निजी टीवी पे देख रहा था, वो कह रहे हैं जी सूबे में इतने होते हैं, इतने मेंबर होते हैं, सिर्फ इतने होते हैं, मीनिंग देयर बाय वो एक यहाँ पे एक मुकाबला चला हुआ है। बात सही करने की बजाय लोगों में कंफ्यूजन, मिसगाइड करना। खुदारा इस मुल्क के आइन से खिलवाड़ ना करें। मैं ये समझता हूं कि मुल्क में हम बतौर वकील आइन के साथ खड़े हैं। मैंने पहले दिन भी ये कहा था
आपसे भी ये बात करूंगा कि आइन का आर्टिकल 224 ये प्रोवाइड करता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ये किसी जज ने नहीं कहा नहीं होने चाहिए। अगर एक सिंगल बेंच के जज ने फैसला कर दिया था जस्टिस जवादुल हसन ने, उसके बाद उसकी अपील मौजूद थी हाई कोर्ट में, इसी तरह पिशावर हाई कोर्ट में मौजूद थी, तो उसको सुओ मोटो लेने के दो हमारे जज साहबान ने खामखा अपनी जाती, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उन्होंने एक सर्विस मैटर सीसीपीओ के ट्रांसफर ऑर्डर में ऑर्डर करके चीफ जस्टिस साहब को मुश्किल में डाल दिया। और गालबन मेरा ये एक तासर है कि जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, उसको मलहूजे खातर रखते हुए शायद उस प्रेशर में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उसका सो मोटो ले लिया। ठीक। और जिससे हमारी, और उसको भी संभाला जा सकता था। ठीक। जब बाकी जजेस ने ये कह दिया कि नीचे वाली कोर्ट्स जो हैं वो डिसाइड कर दें, दोनों हाई कोर्ट, तो फैसला तो 4 दिन बाद अपील फिर इनके पास आनी थी। डिसाइड तो उन्होंने ही करना था, किसी और ने तो डिसाइड नहीं करना था। कम से कम कोर्ट तकसीम ना हो। ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त क्या 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 करने क्या जा रहे हैं सर? मैं आगे आके आपसे पूछूंगा कि ये सिलसिला तो थमने वाला नजर नहीं आ रहा। पार्लियामेंट अपनी जगह खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है और उसमें ये बेंच जो है वो अपनी जगह खड़ा है, हुकूमत अपनी जगह खड़ी है। मैं आपसे आके पूछूंगा, ज़रा पहले शाखावर साहब से पूछ लूँ। सिचुएशन इस वक्त उनके सामने है, वो जाहिर है बहुत करीब से चीज़ें देख रहे होंगे। लोग सुनना चाहते हैं कि इस सूरत हाल में जब मौजूदा इस बेंच के किसी फ़ैसले को हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट मानने को तैयार नहीं है, तो बेंच फैसले पे फैसले दिए जा रहा है, एक्शन पे एक्शन कर रहा है, तो आगे क्या होगा? किस तरह से ये मसले हल होंगे? जी शाखवर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये काफ़ी गंभीर और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तो ये है कि जो इदारे हैं उनके दरमियान जो ये एक बिल्कुल इख्तलाफ क्या कि बल्कि मैं समझता हूँ कि इतनी उनके दरमियान एक क्लैश की सिचुएशन जो है ये पैदा होगी, ये बड़ी ख़तरनाक है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि जो एक तासुर है, बल्कि वो तासुर जो है वो यकीन में तब्दील हो चुका है कि जो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सबसे बड़ा जुडिशल फोरम है इस मुल्क का, वो ख़ुद भी जो है वो उसमें तकसीम जो है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है और उसकी आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम मसाइल जो हैं ये शुरू हुए थे जब कि आर्टिकल 63A वाला जो डिसीजन आया था। जब वो आर्टिकल 63A की जो पिटिशंस या जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने थी, 5 रुकनी बेंच के, तो उस वक्त भी पाकिस्तान बार कौंसिल और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुजारिश की थी कि ये एक इंतहाई हसास और जो है ये आइनी मामला है, इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। लेकिन द रीजंस बेस्ट नोन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने उसको जो है रिक्वेस्ट को नहीं एक्सीड किया और फिर वो जजमेंट जो आई वो 3-2 की मेजॉरिटी से आई। और जो वहाँ पे बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं और एक बिल्कुल एक आम एक प्रूडेंट माइंड जो है, जो लीगल चीज़ों को समझता है, वो बिल्कुल ये समझ सकता है कि जो जिन्होंने डिसेंट किया, 2 जजेस ने, उन्होंने जो अपनी रीजंस लिखी कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आइनी स्पिरिट और आर्टिकल 63A की स्पिरिट के बिल्कुल नज़दीक है। और उसके नतीजे में, जजमेंट के नतीजे में, फिर पंजाब की जो हुकूमत थी वो डिज़ोल्व हुई और उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी, PTI की जो है वो, जिसमें वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब बन गए। और उसके बाद फिर एक तवील जो है पेचीदगियों के बाद जो है वो असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और उसमें जब उसकी पहली हियरिंग हुई थी तो उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है वो 3 या 4 क्वेश्चंस ऑफ लॉ इलेक्शंस के हवाले से, उसकी डेट के हवाले से कि कौन कॉम्पिटेंट है उसको डेट देने का या किसका इख्तियार है, उस पे 3-4 जो है वो क्वेश्चंस ऑफ लॉ फॉर्मुलेट किए थे। उस पे जो
हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट की ओपन कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को भी देखा जाना ज़रूरी है कि ये जिन हालात में ये KPK और पंजाब की असम्बलियों को डिज़ोल्व किया गया है, इसकी आइनी हैसियत को भी देखना ज़रूरी है। और उस वक्त एग्री किया गया ये बेंच में कि बिल्कुल इसको हम एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इसको बिल्कुल इसको सामने रखेंगे और इस पे भी जो है हम गौर करेंगे। लेकिन वो किसी वजह से वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बन सका। फिर 2 जज हजरात ने उन पिटिशन्स को आउटराइटली डिसमिस कर दिया और उससे पहले जो है 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने आप को समाज से अलग कर दिया। तो फिर वो 9 से 7, 7 से फिर 5 और 5 के बाद आपके सामने सूरत हाल है और वो एक कंट्रोवर्सी जो है सामने आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था। एक तो ये है कि अगर वो 9 रुकनी बेंच रहता और जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्वेश्चन रेज किया था, अगर उसको भी देख लिया जाता कि वाकई किन हालात में, इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं और या कौमी असम्बली है वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की एडवाइस पे जो है वो बिल्कुल तहलील हो सकती हैं, लेकिन उसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट को अगर देख लेती, मैं ये समझता हूँ कि उसको एक पॉइंट नंबर पहले उसको एडजुडिकेट करते और अगर वो ये देखते और अगर ये होल्ड कर देते और कुछ पैरामीटर्स तय कर देते कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार जो है वो भी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, विदाउट एनी रीज़न नहीं होना चाहिए, और उस तरह की कोई जजमेंट आ जाती उसको। लेकिन पानी तो सर गुजर गया ना। अब आप कॉम्प्लिकेशन, अब आप बताएं सर, ये सारी कॉम्प्लिकेशन तो आ चुकी है। अब जाहिर है कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट कहती है मेरी पार्लियामेंट मेरा फैसला, अदालत कहती है मेरी अदालत मेरा फैसला, हुकूमत कहती है मेरी हुकूमत मेरा फैसला। तो सर इस सूरत हाल में फिर कैसे होगा? मैं डॉक्टर साहब, मेरे जहन में अभी भी इसका हल मौजूद इसका हल मौजूद है। उसका हल मौजूद ये है कि अब ये है कि हुकूमत ने भी एक बिल्कुल एक पोजीशन ले रखी है, वो आगे पीछे उस पर हटने या पीछे आने में तैयार नहीं है। इसी तरह जुडिशरी भी जो है वो आपके सामने है कि उन्होंने भी जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है इन चैम्बर्स, वो भी उसकी जो है अपने फैसले की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहा है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का अगर ये मौक़िफ़ है कि ये 4-3 से ये पिटिशन जो है ये खारिज हो चुकी हैं और हम जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 अप्रैल का है उसको अगर वो नहीं मानते तो उसका तरीका ये है कि वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर दें। रिव्यू तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल करेंगे। उसमें वो ये कहें कि हमारे हिसाब से ये पिटिशंस जो है वो डिसमिस हो चुकी थी और आपकी जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है दैट इज एन अपरेंट एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, क्योंकि रिव्यू का जो स्कोप होता है वो ये होता है कि जजमेंट में एक गलती है जिसको दूर किया जाना जरूरी है। वो इसी को बुनियाद बनाकर रिव्यू पिटिशन फाइल करें और उसमें कहें कि चूंकि इसमें 7 जजेस जो हैं उनका आपस में कन्फ्लिक्टिंग उनकी जो राय है उसको जो है उसको सेट एट नॉट करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए और रिव्यू पिटिशन सुन। सही मैं ये समझता हूं कि उससे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन मैं इस तरीके से पार्लियामेंट, लेकिन मैं यहाँ पे रोकूंगा, मैं आगे आपको जरा गौहर साहब को भी ले लूँ। लेकिन सर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने अपनी ताकत का भी मुजाहरा कर दिया है। उन्होंने 8 और 7 का फ़र्क बता दिया है। इस वक्त 2 जजेस जो जूनियर थे, हुकूमत ने बड़े प्यार से जिसके हवाले किए थे, अब वो उनकी ताकत बन गए। उन्होंने दिखा दिया फुल कोर्ट भी कर लेंगे तो फैसला वो आना है जो चीफ जस्टिस और मोहतरम जो दूसरे, मैं कहता हूँ जो आए मैं आपको बताऊं। जी सर, मैं जरा आगे आऊंगा सर, जरा प्लीज सर एक चीज ऐड करने दे। जी सर, वो ये है कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का इफ्तिताह हो रहा था उसमें वज़ीर आज़म ने ये कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फुल कोर्ट बना दे, वो मेजॉरिटी जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बेंच बना सकती, आपको रिव्यू फाइल करना पड़ेगा, तब आपके इस मौक़िफ़ की तायीद होगी। मैं आगे आता हूँ गौहर साहब, मैं 1-2 अहम क्वेश्चन जरूर रेज करूंगा। गौहर साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? मैं तो सर ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपकी तरफ से ये भी डिमांड आई है कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर नाअहल किया जाए। तो अगर वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच नाअहल करता है, जिसको हुकूमत जिसके फ़ैसले को मान ही नहीं रही, पार्लियामेंट मान ही रही, तो अगर ये फ़ैसला कर भी दें
तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि काबीना ने तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना है जैसे उन्होंने कहा है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? जी गौर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू, बट देखो ना, ये बेंच और वो बेंच 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए, हम एक बेंच और उस बेंच से निकले। अगर आप हुकूमत की मिसाल ले ले, पहले दिन से जिस वक्त ये कोड बना है, तो सिर्फ अतर मिन अल्लाह साहब ने इस बात का अदा किया था कि हाँ, जिस तरह शाखावर साहब फरमा रहे हैं कि जी वो इसको भी देख ले कि क्या असम्बली को डिज़ोल्व होना चाहिए था या नहीं, लेकिन ये किसी जज का सवाबदीद नहीं कि वो ये फैसला करे कि असम्बली डिज़ोल्व होनी चाहिए थी कि नहीं। उस असम्बली में तो PMLN की बड़ा लॉट मौजूद था, 150 से ज़्यादा नुमाइंदगान मौजूद हैं। अगर वो नुमाइंदगान आकर की कोर्ट में यहाँ तक खड़े होकर के पिटिशनर बनने की दरख्वास्त तक गुजारा नहीं करते कि हमारी असम्बली रिस्टोर करे, और ये PDM की हुकूमत है और इनकी नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है और उनके नुमाइंदगान और पार्टी नहीं आ रही है कि जी इस असम्बली को रिस्टोर करे, तो सुप्रीम कोर्ट उनको ज़बरदस्ती रिस्टोर करे, जिसकी मेजॉरिटी उसने तो डिज़ोल्व करवाया। ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। अब रही बात इस बात की, हुकूमत ये कह रही है बार बार और पहले दिन से मुतनाज़ कर रही है इस बात को, और पहले दिन से इब्तिदा शुरू की है, लॉ मिनिस्टर ने पहले दिन से ये 3-4 का है, 4-5 का वो बद से पहले। लेकिन अगर आप उसको देखें और इसके आड़ में क्या कर रहे हैं कि पार्लियामान को इस मरतबा मिसलीड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर क्लियर है, अमाउंट दे दे, पहला ऑर्डर क्लियर है, 90 डेज में इलेक्शन हर सूरत होने, ये आईन का तकाजा है और ये मानते हैं। वो चाहे 2 जज का फैसला है, चाहे 3 जज का फैसला, वो मेजॉरिटी का फैसला है, और वो 5 जजेस का बेंच था, वो रिकंस्टिट्यूट हुआ था, उस पर सबके दस्तखत, वो ऑर्डर मौजूद है। 4 अप्रैल का जो ऑर्डर आया उसमें ये लिखा है कि 10 तारीख तक पैसे दे और 17 तक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके दे। अब उसके बाद इनसे ये क्या कर रहे हैं कि मिसलीड करके पार्लियामेंट को, कि वहाँ से दे जाते हैं कि कैबिनेट को देते हैं और कैबिनेट के बाद दे जाते हैं पार्लियामेंट को। मैं ये समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि एग्जेक्टिव हेड आईनी तौर पर भी वज़ीर आज़म होता है। यस डॉक्टर साहब, मैं इस बात का आदा ज़रूर करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी फौज नहीं हुआ करती, इसका अपना एक मैंडेट होता है। एक डिसीजन आ जाता है तो हुकूमत वक्त का ये काम हरगिज़ नहीं है, ना यीन उनको इजाज़त देता है कि आप उसको पार्लियामान में ले जा कर के करारदादे करा लें और रिव्यू ना फाइल करे और बेंच को इंसिस्ट करे कि फुल बेंच मानेगा तो मैं मानूंगा, और डिसीजन आने से पहले ये कहो कि मुझे चूंकि बेंच मंजूर नहीं है तो मुझे ये डिसीजन कैसे मंजूर होगा। इससे ज़्यादा हुक्म अदूली नहीं हो सकती, और मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के सवाबदीद है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करती है कंटेम्प्ट की। मौजूदा हुकूमत को अगर सुप्रीम कोर्ट पनिश करना चाहती हैं तो इलेक्शन हो जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि रूल ऑफ लॉ हो, सुप्रीमेसी हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये लोग जिस तरह एक छोटे से लेके MNA और MPA से लेकर के ईवान में बैठ करके या ईवान से बाहर भी आ करके जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे ये हमले कर रहे हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अच्छा सर, दो बातें यहाँ मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। बिल्कुल, एक तो बात ये है कि पार्लियामेंट भी इसमें आइन की पामाली कर रही है, 68 बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर यहाँ पे सर एक मिनट की इजाज़त देते तो मैं आप एक सवाल कर लूं तो उसके बाद आप बोलिए। सर मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जब आप 224 का हवाला देते हैं, अभी जैसे शाखावर साहब ने कहा 90 डेज़ का, तो सर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने इख्तियार से तजावज़ किया ना, उसने तो कहा 90 डेज़ या उससे कुछ ज़्यादा कर लें। तो आइन में तो ये नहीं लिखा है कि कुछ ज़्यादा कर लें, एक चीज़ ठीक है। तो अगर सर एक चीज़, और दूसरा ये है कि इलेक्शन की डेट देना, शेड्यूल देना, सर ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है? इलेक्शन कमीशन के पास अगर आइन ने, आप आर्टिकल 213 से लेकर 215, 14, 16, 18, 19 पढ़ें और दूसरे पढ़ें 22 तो 26 पढ़ें, तो सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामी मामलात को भी डील करेगी, इलेक्शन कमीशन के डेट भी देगी, शेड्यूल भी देगी, और पार्लियामेंट का कानून बनने से पहले उसके जो कानून जो है उसको स्ट्राइक डाउन करेगी, तो ये इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का? ज़रा इस पे सर मुख्तसर सा डालिएगा, मैं फिर आगे जाऊंगा। आपके पास सर इसमें 1.5 से 2 मैं ये समझता हूँ जी
सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामी उमूर में मुदाखलत नहीं की है, लेकिन PMLN बोल चुकी है कि जब ममनून हुसैन के सदारती सर इलेक्शन भूल थे, जाए ना वो तो सोमोटो में सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने मैं नून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कानूनी सवाल कर रहा हूं। मैं तो ये सवाल भी मैं शाखावर से ये सवाल करूंगा आकर कि शाह साहब मैं दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं आप नून को यहाँ माजी में जजेस पे हमला हुआ, मैं ये कह रहा हूं, जजेस ने गलत फैसले किए, मैं उस पे नहीं जा रहा। जब ममनून हुसैन के केस में मैं ये कह रहा हूं कि ममनून हुसैन के इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये चेंज हो सकता है, तब तो इनको कबूल था। मौजूदा में तो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज ही नहीं किया। पहले जो ऑर्डर आया 1 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्ट करके आप इलेक्शन करवा ले। अगर 90 डेज में नहीं हो सकता, सर, अगर अपील हाई कोर्ट में पड़ी हुई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। बात बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं आऊंगा, मैं आके मैं दोबारा आता हूं क्योंकि मैं आपके मामला में बिल्कुल नहीं बोला इंटरप्ट, लेकिन चंद सवालात है। जिस तरह मेरे जहन में एक सवाल है कि सदर ने एडवाइस मांगी थी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं थी, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन थी 63A में, और उसमें उन्होंने एडवाइस दी थी, और उस एडवाइस के ऊपर जो है वो फैसला मैंडेटरी नहीं था कि माने हुकूमत ना माने, लेकिन हुकूमत ने मान लिया, हालांकि वो एडवाइजरी जुडिक्शन थी। तो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास 4 मिनट है तीनों मेहमानों के लिए। मैं हसन गुन साहब आपसे एक क्लियर कट सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तीनों रियासती सुतून जो हैं वो आइन की पामाली कर रहे हैं। अभी तक अगर किसी डिक्टेटर नहीं किया होता तो आप लोग तो सड़कों पे होते सर, और आइन के मुहाफिज बने हुए होते। यहाँ तो 3 इदारे आइन की पामाली और एक दफ़ा नहीं कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं सर? आपके पास क्या सोल्यूशन है? शाह खवर साहब ने तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, लेकिन हुकूमत नहीं मानेगी। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये समझता हूँ कि सोल्यूशन जो है, आप सोल्यूशन की तरफ मेरा ख्याल है हम जा रहे हैं, वो इसलिए कि अभी मैं टीवी पे पढ़ रहा था तो उसमें 3-4 एप्लीकेशन कोई डिफेंस मिनिस्ट्री से आ गई है, कोई इसी तरह आ गई है। मैं अभी टीवी पे 2-4 पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने शायद ये टीवी से मैं अभी नीचे पढ़ रहा था कि शायद उसमें उन्होंने कहा है कि आप 6 महीने तक अगर आप कहेंगे भी तो नहीं इलेक्शन हो सकता। वी एटलीस्ट दे रिक्वायर 6 मंथ कि जी आर्मी डिप्यूट करनी है। अब 2,73,000 पौने 3 लाख 7,000 में से 7 लाख आर्मी से पौने 3 लाख बंदे जो है डिप्यूट होने हैं, और आपके बॉर्डर पे दूसरी सिक्योरिटी रीजन जो मैं सुन रहा हूँ, अगर ये सारी सूरत हाल है, अगर कल को एप्लीकेशन आ गई है तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर्टिकुलरली आपके टीवी पे ही नीचे चल रही है कि सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उन्होंने कल ब्रीफिंग भी दी है। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने ब्रीफिंग किया तो इन सारे इश्यूज पे भी उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी। तो उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो इन कैमरा ब्रीफिंग है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये सोल्यूशन अभी भी अना को छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के मुल्क को बचाने के लिए ये सारा वो एप्लीकेशन एंटरटेन हो सकती हैं। और उन एप्लीकेशन, और इसमें खास एक बात और आपको जरा बताता चलूं, अर्ज करता चलूं डॉक्टर साहब, आर्टिकल 2244 जो है उसके मुताबिक अब तो जिमनी इलेक्शन भी कोई आ जाए तो 120 डेज में वो नहीं हो सकता। यस। वो अगस्त की 12 तारीख को क्योंकि असम्बलियां डिसॉल्व होनी है, अगर इस पीरियड में 120 डेज में कोई इलेक्शन आ जाता है तो वो भी नहीं हो सकता। मीनिंग देयर बाई कि अब तो इलेक्शन की कोई जो सूरत हाल है वो नेशनल असेंबली का कोई जैसे वो चल रहे हैं, रेजिग्नेशन भी जो एक्सेप्ट होके कोर्ट से प्रोसीडिंग हो जाती है तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए एक सलूशन है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक मुतफिका लाहे अमल के साथ अदालत को भी एक रास्ता दें कि मुतफिका तौर पे जाके वो कहें जी कोई एक मुतफिका डेट जो है वो इलेक्शन की दे दें जिस पर दोनों नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज
का इलेक्शन जो है वो हो जाए। सर अगर ये नहीं है, सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, सर ये यहाँ पर एक जुमला रोकूंगा। सर सुप्रीम कोर्ट यहाँ डिवाइड है। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया को बुलाकर ये डिस्कस करती है डिफेंस को कि जी पहला मिलिट्री फोर्स कितने हैं, पुलिस वाले दे सकते हैं, एयरफोर्स वाले आ सकते हैं, नेवी वाले आ सकते हैं। तो सर वो तो पूरे के पूरा एक कहते हैं ना, ये तो काम पंचायत कमेटी का, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और ये जो बैठाना चाह रहे हैं कि इख्तलाफ दूर करो, तो इनके अंदर बहुत बड़े इख्तलाफ हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो आपसे मैं सर आपको क्लियर कट एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है। सर अगर हुकूमत नहीं बैठती, नहीं मानती, और जिस तरह शाखावर ने भी एक सजेशन दिया बहुत बेहतरीन, नहीं मानती, वो अपनी जगह खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह खड़ी है और आपके पार्लियामेंट अपनी जगह खड़ी है, तो फिर आपके पास कोई अलग से सोल्यूशन है इसके अलावा? सर मैं इस बात पे आपकी एक बात को पहले आगे बढ़ाते हुए ही इसका जवाब दूंगा सोल्यूशन के हवाले से। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में का जो आइन से डेविएशन का फैसला था वो एक ही था जिसमें उन्होंने 90 डेज से आगे मिनिमम डेविएशन की इजाजत दे दी। नंबर 1, वो आइन के मुताबिक नहीं था। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया, ये आइन के मुनाफी बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें मुदाखलत करके ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन कागजात होंगे, इस दिन ये वापस होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मीनिंग देयर बाई के सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मेड रिडंडेंट एंड म्यूटिलेटेड। सर टाइम कम है। अगली बात आपने बात कही टकराव की, अगर कोई सोल्यूशन, तो फिर ये सारे मिलजुल के सारे आइन की पामाली करके। सर आप अपना रोल बताएं ना, आप बड़े बड़े, अभी एक डिक्टेटर ने थोड़ी सी आइन को एक नुक्ते को इधर उधर किया होता तो आपका तो जुलूस निकल रहा होता। आइन की सपोर्ट के लिए आप इस वक्त जो है ना वो निकले हुए होते हैं काला कोट। यहाँ तो तीनों सुकून आइन के साथ जिना बिल जबर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग घर में बैठे हुए हैं। सर आखिरी जुमला। डॉक्टर साहब मैं आखिरी बात मेरी सुन लीजिएगा। बात यह है कि आप कह रहे हैं आइन, मैं यही बात कर रहा हूं। जो हमारे कई दोस्त एक नया किसी का एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं ना, अगर हुकूमत, अदलिया, अपोजिशन ये तमाम मिलके खिलवाड़ कर रहे हैं और किसी गैर जमहूरी ताकत को दावत दे रहे हैं, तो हम इनका अलाकार नहीं बनेंगे। बस वकील जो है वो सड़कों पे मार खाएं, ठीक, वकील जो है वो घरों से बेघर हो, अपने बच्चों की कुर्बानियां दें, ठीक है, और अपोजिशन, हुकूमत और अदलिया ये अपना आइन से खिलवाड़ करती रहे, हम इसका हिस्सा नहीं बने, अपना तमाशा देखेंगे। ठीक है सर, बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत वाज़ेह बात की है। शावर खान साहब आपके पास भी 4 मिनट है सर, कुछ हमें गाइड करें कि ये जो आपने सोल्यूशन दिया है ये तो हुकूमत नहीं मानती, तो आगे क्या देखते हैं सर? तीनों अपनी जगह कायम है। डॉक्टर साहब मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि ये जो मसला रिजॉल्व होना है ना, ये पार्लियामेंट ने करना है, क्योंकि जुडिशरी के जो इश्यूज़ हैं वो जो डिसीजंस होते हैं आला अदलिया के, वो तो अदलिया में ही तय होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा तो एक वायबल सोल्यूशन मैंने दिया कि इसमें रिव्यू ज़रूर फाइल करें और उसमें इंसिस्ट करें कि इस पर फुल कोर्ट बन जाए। जब फुल कोर्ट बन जाएगी, और जैसे अभी एहसन बून साहब फरमा रहे हैं कि अगर एक वसी तर डायलॉग हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसमें PTI भी है, उसमें PMLN भी है, PPP और इनके इत्तेहादी जितने भी हैं, और वो एक डेट के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं, तो फिर वो जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होगी उसी में कुछ हो सकेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक डिसीजन ले लें, किसी पॉइंट पे आ जाएं, तो वो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसकी तो 3 ज्यूरिसडिक्शंस हैं, 2 बल्कि आप कह लें जो जुडिशल साइड पे हैं। एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है और एक जो है वो 3 ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसमें आर्टिकल 184(3) आती है, जिसमें वो खुद नोटिस भी ले सकते हैं, और तीसरी है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, जो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ।
तो मेरा ख्याल है कि वो जब रिव्यू पेंडिंग होगी उसमें अगर एक बहुत ब्रॉड बेस्ड जुडिशल कंसेंसस आ जाता है, एक फुल बेंच बन जाए, तो वो तमाम इन चीज़ों का अहाता कर सकता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी पॉइंट पे आ जाएं, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वाला बेंच भी जिसने फैसला दिया है, उन्होंने भी अपनी समाअत के दौरान दोनों फरीकैन को कहा था कि गवर्नमेंट भी और पीटीआई भी जो है वो आपस में बैठ जाएं, कोई किसी नुक्ते पे आ जाएं। तो उनका मकसद यही था कि गो कि वो 90 दिन से तो एक्सीड कर गया है, लेकिन अगर एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल कंसेंसस आ जाता है तो फिर उसको कंसेंसस को जुडिशियल साइड पे भी इंडोर्स किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है, चारा नहीं। वरना ये पिंग पोंग की गेम जो है ये चलती रहेगी। हाँ। पार्लियामेंट अपने फैसले करेगी, फैसले नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट मुसर होगी। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ये जो चैम्बर में हेयरिंग है, यस, और मैं बड़े एहतराम से कहूँगा, चैम्बर हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट रूल्स में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं हो सकती। Yes. उसका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्कोप है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है Open. वो आर्टिकल 187(2) के तहत हाई कोर्ट्स करती हैं। ठीक, हाई कोर्ट्स इंप्लीमेंट करती हैं उन जजमेंट्स को। ठीक। सुप्रीम कोर्ट अगर वायलेशन हो तो वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि चीजें जो हैं वो एबनॉर्मल चल रही हैं, राइट डायरेक्शन में नहीं है। सर, और उसकी वजह यह है कि एक तो अदम एतमाद है, ठीक, और उसमें सबसे जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना एक जो इमेज है यूनिटी का वो बहाल करे और एक लार्जर जुडिशियल जो है कंसेंसस के ऊपर आ जाए। आ जाए। ठीक है सर, मैं मुझे मामला क्योंकि बैरिस्टर साहब को भी टाइम देना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आता हूँ। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। सर, मैं ज़रा सवाल जो आपके सामने रखूंगा उसका जवाब मुझे चाहिए। आपके पास भी 3-3.5 मिनट है कि अभी जिस तरह उन्होंने जिक्र किया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिटर्न सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है कि इंतखाबात जब अपनी असम्बली कंप्लीट होगी उस वक्त इंतखाबात से हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। तो सर, मामला तो दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ तो साफ इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं करा सकते। अब क्या होगा? जी गौर, सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि हुकूमत जो कर रही है उसमें पार्लियामान के पीछे मिसलीड कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात की ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा कि हुकूमत पार्लियामान को मिसलीड करते हुए उसे ऐसे कानून साजी करा रही कि सुप्रीम कोर्ट के साथ झगड़ा कर ले, और हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को भी साथ मिला रही है। एक्चुअल ये है कि जनवरी में जब से ये शुरू हुआ तो जनवरी और फरवरी और मार्च में सारे महीनों में कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि फंड्स कम है। अगर आप उनका रिकॉर्ड उसको चेक कर ले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि 5 अरब दे चुके और 10 की ईसीसी से अप्रूवल हो चुकी है, ये अंडर प्रोसेस है, ये लफ्ज़ लिखे हैं। हुकूमत स्टेन करती जा रही है, पहले ये कि पैसे नहीं है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया साइड पे कर लिया, बर दे नहीं सकते। अब एक सर गौहर साहब, इदारे गौहर साहब आप कितने गौहर साहब आप कितने मासूम आदमी हैं। अगर 1 मिनट देने, मैं आपको सिर्फ डॉक्टर साहब जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये रिकॉर्ड का मैं आपको कहता हूं जो मैंने देखा है। दिस इज फॉर अ फैक्ट। सर, खुदा के लिए गवर्नमेंट चाहती तो किसी हेड से भी पैसा दे देती। मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं। जब गवर्नमेंट देना ही नहीं चाहती है, कराना ही नहीं चाहती है, तो फिर आप उसमें क्यों जा रहे हैं? तो ये फैसला किसका ऑर्डर प्रिवेल करना चाहिए? अगर हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती है तो किसका हो जाए? सुप्रीम कोर्ट का हो या हुकूमत का हो? सर, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का है ना सर। इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पे शेड्यूल दे रही है? सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर दे रही है? सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर जो है वो ये फैसले सादिर कर रही है और ये इंतजामी? सर, खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये काम थोड़ी है सर। आप अगर टाइम नहीं देते ना तो फिर इसलिए वो नहीं। अच्छा सर बोलें, सॉरी जो आपका सवाल दी है वो आप कर ले। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इदारों का झगड़ा नहीं है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पार्लियामान को मिसलीड करके जा रही है। जनवरी में हुकूमत का ये स्टैंड नहीं था कि पैसे नहीं थे। इन इदारों को जो आज ये इदारे जाकर के कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, हम में से कौन होगा जो ये चाहेगा कि ऐसे इलेक्शन हो जिसमें खून खराबा हो? ये इदारे अप्रैल में भी वहां खड़े थे,
ये मार्च में भी खड़े थे, ये फरवरी में मीटिंग में मौजूद है। वो मिनट्स इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किए थे। आप उनसे सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट उनसे सिर्फ इतना पूछ ले उस सेक्रेटरी साहब से, क्या आपने कभी ये कहा था कि 6 महीने के लिए इलेक्शन नहीं हो सकते? क्या आपने ये कहा था कि हम ये फोर्स आपको रिजर्व में से दे नहीं सकते? उसने कहा अगर एक लफ्ज़ आपने पहले नहीं कहा हो तो इसी दौरान क्या हुआ कि आपने स्टैंड चेंज कर लिया। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है सुप्रीम कोर्ट अपने आर्डर को मनवा ले। सर एक सवाल कर लूं सर, बिल्कुल आखिरी टाइम है, आप ही से पूछ लेता हूं। हुकूमत ये सोच रही है कि 1970 का सदारती ऑर्डर को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि चीफ जस्टिस के ऊपर रेफरेंस मौजूद है, तो उनको बाई फोर्स लीव पे भेजकर सीनियर मोस्ट को एक्टिव चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो ये